हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 18th वाला लेसन है। ओके, इसका ऑलरेडी हमने ये पूरा जो लेसन है वो पूरा लेसन हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो आप अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज जाके वो वीडियो देख लें। ओके, और आपसे मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियो है वो आपको आपके इस चैनल पे मिलते रहे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप। इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। 9th क्लास साइंस का ये एक चैप्टर है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन देखा यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूछा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे हैं 1 2 3। ओके, और अगर यहाँ पे आप देखो तो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। आपको इन ऑप्शन में से यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आप देखो कि पहला ऑप्शन क्या है ऑर्गेनिक। ओके, सेकंड एक्शन है और सेकंड ऑप्शन एक्वेटिक, थर्ड यानी यहाँ पे प्रोड्यूसर। ओके, तो तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीनों का जो आंसर है यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मैच द फॉलोइंग, यानी जो यहाँ पे ए है, बी है, सी है एंड डी है, उसको यहाँ पे आप इकोसिस्टम से मैच करना है कि कैक्टस किस में आता है, एक्वेटिक प्लांट किस में आते हैं, मैंग्रोव किस में आता है, पाइन किस में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके जो प्रॉपर आंसर है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैच करके रखे हुए हैं ताकि आपको इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी फेस करने को ना मिले। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको गिव द इंफॉर्मेशन, यानी आपको इकोसिस्टम के बारे में पूछा था, बायोम के बारे में पूछा था और फूड वेब के बारे में पूछा था। ये तीनों के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट में हमने जो आंसर है उसका इंफॉर्मेशन है वो हमने दिया है। इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द non-living component of their environment interacting as a system. This non-living component including air, water, soil and the sunlight. Okay, or ecosystem can be found in the wide range of environment for the fresh water, lake, stream of desert, rainforest and ocean. तो आपको इकोसिस्टम हर जगह देखने के लिए मिलेगा। ओके, बायोम क्या होता है कि बायोम जो लार्ज कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट ऑक्यूपाई और डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय द इट्स क्लाइमेट। ओके, तो ऐसा बायोम होता है जहां पे आपको एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से, पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से आपको उसी तरीके के जो वहां पे प्लांट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और फूड वेब आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या आता है, जैसे प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है, फिर डिकम्पोजर आता है। तो इस तरीके से एक जो यहाँ पे इस तरीके से एक जो चार्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे किलो कैलोरी वाला कि कितना कैलोरी बर्न होता है एक एक स्टेज में। ओके, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो गिव साइंटिफिक रीजन पूछा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लांट इन इकोसिस्टम आर कॉल्ड द कंज्यूमर। तो जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग कंज्यूमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इज जो भी है, मतलब चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स लाइक ग्रास हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। जैसे अगर आप एटमोस्फियर में अगर आप किसी भी एनिमल को ले ले, चाहे आप छोटे से बड़े एनिमल को ले ले, तो जो उसका सबसे जो फर्स्ट स्टेज होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है वो उसके घास खाने से। घास खाने के बाद वो कोई एनिमल उसको हंट करता है, हंट करने के बाद फिर वो बड़ा होता है। तो सबसे पहला जो स्टेज हम लोग बोल सकते हैं इकोसिस्टम का वो क्या है, हमारा कंज्यूमर है। ओके, उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप देखो कि लार्ज डैम्स डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर आपने देखा होगा कि जो डैम बनाते हैं हम लोग रिवर के ऊपर हो गया, लेक के ऊपर हो गया, तो वो हमारे इकोसिस्टम को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर एक बार अगर हमने किसी रिवर के ऊपर डैम बना दिया तो डैम बनाने के कारण क्या होता है कि जो उसका फ्लो है, अगर वो पूरे साल बहने वाली जो नदी है, अब वो सिर्फ बारिश के समय पे या फिर बारिश से कुछ यानी टोटल 12 में से वो 10 महीने ही 8 महीने ही वो क्या कर रही है, बह रही है। तो इससे क्या होगा कि उस पे जो डिपेंडेंट बाकी सब चीजें हैं उस रिवर के ऊपर, वो सारी चीजें क्या होती है, उससे अफेक्टेड होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं। ओके, उसके बाद राइनोस वेयर डिस्टॉर्टेड इन द दुधवा फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर राइनोस है, राइनोस को अभी रिस्टोर किया जा रहा है। ओके, और ऐसे
अराउंड द नेशन या फिर अराउंड द ग्लोब आप राइनोस को देख सकते हैं उनकी संख्या को बढ़ते हुए। लेकिन फिर भी उनकी जो हंटिंग है बहुत से जगहों पे की जाती है, खासकर जो उनकी स्किन है या फिर जो उनका टस्क है उसके लिए। ओके, टस्क नहीं बोल सकते, यानी उनका जो एक तरीके से जो ये होता है, क्या बोलते हैं, सींग होता है, सूंड, जो हड्डियां निकलती है, उसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा राइनोस का वो हंट किया जाता है, उनका फिर उनको बेचा जाता है मार्केट में। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और है, गिव द फॉलोइंग व्हाट वर द, ये इसका अगर आप क्वेश्चन देखें कि व्हाट आर द इफेक्ट टू ऑफ इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑन इकोसिस्टम। ओके, तो क्या आपको इफेक्ट डालना चाहिए कि आपके पॉपुलेशन में जो इकोसिस्टम में पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा कंज्यूमर होता है, सबसे पहला कंज्यूमर हमारा ग्रास होता है, तो आप किस तरीके से ग्रास की जो डेंसिटी है, ग्रास का जो ग्रोथ है, वो किस तरीके से आप एनहांस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद हाउ टू अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये बहुत ही ट्रू है, क्योंकि अर्बनाइजेशन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम इन द सेवरल वे। वन ऑफ द मेन इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये अब दो चीजें हैं, बहुत ध्यान रखना है कि हैबिटेट लेस और फ्रेगमेंटेशन which occur when the natural habitat are the converted to the urban or the suburban landscape। यानी पहले जो हमारा घर था हम उसको तोड़ के वहां पे आसपास जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको हम लोग काट देते हैं। ओके, इसके कारण क्या होता है कि आपका घर तो अच्छा बन जाता है, लेकिन वहां का आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो आपके लिए सुटेबल फिर नहीं होता है। ओके, दिस कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव प्लेसेस। ओके, तो अर्बनाइजेशन की वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। ओके, अर्बनाइजेशन कैन रिजल्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवाइसिस स्पेसीज विच कैन outcompete or the prey on the native species। okay, disrupting the balance of ecosystem। ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, देखी होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन फॉर वॉर। तो वॉर के लिए क्या रीजन होता है, तो अगर आप अभी के सिचुएशन में अगर आप देखते हो तो जो रसिया है और यूक्रेन है उसके बीच में लगभग मोर देन 1 ईयर हो गया, उसके बीच में जो वॉर है अभी तक कंटिन्यू है। इसमें कोई भी आपको ये नहीं देखने के लिए मिल रहा, दोनों तरफ से ये हार मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये सब का रीजन क्या होता है कि आप इसके पीछे कोई कारण देखो। जैसे यूक्रेन और रशिया का कारण था कि जो यूक्रेन था वो पहले रसिया का हिस्सा था, लेकिन वो बाद में अलग हुआ। फिर भी वो क्या कर रहा था कि रसिया को सपोर्ट करने के बजाय वो नाटो को सपोर्ट कर रहा था। इसकी वजह से क्या होगा, जो पूरा वॉर है वो हो गया। लेकिन इसकी वजह से और भी बहुत सारे जो रीजन हो जाते हैं, जैसे क्लाइमेट या फिर वहां का इकोनॉमिक रिसोर्स, कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, एथिक्स एंड नेशनलिटिक्स टेंशन, ये सारी चीजें हैं क्या करती है, वॉर क्रिएट करती है। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन द इंटरेक्शन अमोंग द फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर है जो इकोसिस्टम में ये करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे ऑर्गेनिज्म हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस हो, सराउंडिंग इन्वायरमेंट हो, इंटरेक्शन अमोंग दिस फैक्टर आर व्हाट अलाउ द इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड मेंटेन द बैलेंस। ओके, तो ये आप यहाँ पे अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में गए होंगे। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड। तो ये सारी चीजें आप बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से आपने सुनी होगी कि आपको अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में अगर फर्क करना है तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ाई जाती है। अगर आप देखेंगे 8-9 की बुक में तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। खासकर अगर ज्योग्राफी की बुक है तो उसके अंदर आपको अलग अलग जगहों के मैप के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके क्लाइमेट के बारे में बताया जाता है। ओके, उनके फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है कि वहां पे किस तरीके के फॉरेस्ट है। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वहां पे कंटिन्यूअसली 12 के 12 महीने क्या होती है, बारिश होती है। या फिर वो ग्रासलैंड है तो वहां पे बारिश एक समय में होती है, उसके बाद वहां पे बारिश नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको जो इसका आंसर है वो आपको लिखना है। ओके, और ये मेरा कहना है कि ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ओके, तो आई होप ये पूरा आपको जो क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पूरी जो एक्सरसाइज है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो है वो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।